14वीं का चांद। अक्सर लोगों की जीवन शैली उनके हालात पर निर्भर होती है और कुछ बेकार अपनी तकदीर का रोना रोते हैं, हालांकि उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। वे समझते हैं अगर हालात बेहतर होते तो वे जरूर दुनिया में कुछ कर दिखाते। अधिकतर ऐसे भी हैं जो मजबूरियों के कारण किस्मत का शुक्र करते हैं। उनकी जिंदगी उन ट्रामकारों की तरह है जो हमेशा एक ही पटरी पर चलती रहती है। जब बेकार हो जाती है तो उन्हें महज लोहा समझकर किसी कबाड़ी के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे इंसान बहुत कम हैं जिन्होंने हालात की परवाह न करते हुए जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। थॉमसन विल्सन भी ऐसा ही था। उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अनोखा कदम उठाया, पर उसकी मंजिल का चूंकि कोई पता नहीं था, इसलिए उसकी कामयाबी के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। उससे उस अनोखेपन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। सबसे पहले लोग यही कहते कि वह बहुत एकांतवादी है, लेकिन मैंने दिल में निश्चय कर लिया कि किसी न किसी बहाने उसे अपनी दास्तान जिंदगी बयान करने पर तैयार कर लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे आदमियों के बयान की सच्चाई पर विश्वास नहीं था। मैं चंद रोज के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल पर गया। वहीं उससे मुलाकात हुई। मैं नदी किनारे अपने मेजबान के साथ खड़ा था कि वह एकदम पुकार उठा, विल्सन। मैंने पूछा, कहाँ है? मेरे मेजबान ने जवाब दिया, अरे भाई, वहीं जो मुंडेर पर नीली कमीज पहने हमारी तरफ पीठ किए बैठा है। मैंने उस तरफ देखा और मुझे नीली कमीज, सफ़ेद बालों वाला सिर नजर नहीं आया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह मुड़कर देखे और हम उसे सैर तफरीह के लिए साथ ले जाएं। उस वक्त सूरज का अक्स नदी में डूब रहा था। सैर करने वाले चहचहा रहे थे। इतने में गिरजे की समान ध्वनि के साथ घंटियां बजने लगी। मैं उस वक्त कुदरत की दिल फरेबियों से इस कदर चमत्कृत हो चुका था कि विल्सन को अपनी तरफ आते ना देख सका। जब वह मेरे पास से गुजरा तो मेरे दोस्त ने उसे रोक लिया और उसका मुझसे परिचय कराया। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, लेकिन बड़ी सहजता से। मेरे दोस्त ने उसको महसूस किया और उसको शराब की दावत दी। आमंत्रित किए जाने पर वह मुस्कुराया। यद्यपि उसके दांत खूबसूरत ना थे, फिर भी उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। वह नीली कमीज और खाकी रंग की पतलून पहने था जो किसी हद तक मैली थी। उसके लिबास को उसके जिस्म की बनावट से कोई अनुकूलता नहीं थी। उसका चेहरा लंबोतरा, पतले होंठ और आंखें भूरे रंग की थी। चेहरे का रूप बता रहा था कि जवानी में वह जरूर सुंदर होगा। स्वरूप के एतबार से वह किसी बीमा कंपनी का एजेंट मालूम होता था। हम चहलकदमी करते एक रेस्तरां में पहुंचकर उससे मिले जुले बागीचे में बैठ गए और बैरे को शराब लाने के लिए कहा। होटल वाले की बीवी भी वहां मौजूद थी। अधेड़पन की वजह से अब उससे वह बात नहीं रही थी, लेकिन चेहरे का निखार अब भी गुजरी हुई करारी जवानी का प्रतीक था। 30 साल पहले बड़े बड़े आर्टिस्ट उसके दीवाने थे। उसकी बड़ी बड़ी शराबी आंखें और शहद भरी मुस्कुराहटों में अजब आकर्षण था। हम तीनों बैठे यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। चूंकि विषय दिलचस्प नहीं थे, इसलिए विल्सन थोड़ी देर के बाद विदा मांगकर चला गया। हम भी उसके विदा होने पर उदास हो गए। रास्ते में मेरे दोस्त ने विल्सन के बारे में कहा, मुझे तो तुम्हारी सुनाई हुई कहानी निराधार मालूम होती है। क्यों? मैं इस किस्म की हरकत करने वाला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई शख्स किसी के स्वभाव के बारे में सही अंदाजा कैसे लगा सकता है? मुझे तो वह आम इंसान दिखाई देता है जो कुछ संरक्षणों के सहारे कारोबार से अलग हो चुका है। तुम सही समझे, ठीक है। दूसरे दिन नदी किनारे विल्सन हमें फिर दिखाई दिया। भूरे रंग का लिबास पहने, दांतों में पाइप दबाए खड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसके चेहरे की झुर्रियां और सफेद बालों से भी जवानी फूट रही है।
हम कपड़े उतारकर पानी के अंदर चले गए। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो विल्सन ज़मीन पर औंधे मुंह लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। मैं सिगरेट सुलगाकर उसके पास गया। उसने किताब से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, बस नहा चुके? मैंने जवाब दिया, हाँ, आज तो लुत्फ़ आ गया। दुनिया में इससे बेहतर नहाने की और कोई जगह नहीं हो सकती। तुम यहाँ कितने समय से हो? उसने जवाब दिया, 15 बरस से। यह कहकर वह नदी की मचलती हुई नीली लहरों की तरफ देखने लगा। उसके बारीक होंठों पर मधुर मुस्कुराहट खेलने लगी। पहली बार यहाँ आते ही मुझे इस जगह से मोहब्बत हो गई। तुम्हें उस जर्मन का किस्सा मालूम है जो एक बार यहाँ लंच खाने आया और यहीं का होके रह गया? वह 40 साल जहाँ रहा, मेरा भी यही हाल होगा। 40 बरस नहीं तो 25 तो कहीं नहीं गई। मैं चाहता था कि वह अपनी गुफ्तगू जारी रखे। उसके शब्दों से जाहिर था कि उसकी कहानी की हकीकत ज़रूर कुछ है। इतने में मेरा दोस्त भीगा हुआ हमारी तरफ आया। बहुत खुश था क्योंकि वह नदी में 1 मील तैर कर आ रहा था। उसके आते ही हमारी गुफ्तगू का विषय बदल गया और बात अधूरी रह गई। इसके बाद विल्सन से कई बार मुलाकात हुई। उसकी बातें बड़ी दिलचस्प होती। वह इस द्वीप के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। एक दिन चांदनी रात का लुत्फ उठाने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो मांटिसलारो की पहाड़ी की सैर करें। मैंने विल्सन से कहा, आओ यार, तुम भी हमारे साथ चलो। विल्सन ने मेरी दावत कबूल कर ली, लेकिन मेरा दोस्त तबीयत खराब का बहाना करके हमसे जुदा हो गया। खैर, हम दोनों पहाड़ी की ओर चल दिए और उस सैर का खूब लुत्फ उठाया। शाम के धुंधलके में थके मांदे भूखे सराय में आए। खाने का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था, जो बहुत लजीज साबित हुआ। शराब अंगूर की थी। पहली बोतल तो सिवैयाँ खाने के साथ ही ख़त्म हो गई। दूसरी जाम की आखिरी घूंट पीने के बाद मेरे और विल्सन के दिमाग में एक साथ यह ख्याल समाने लगा कि जिंदगी कुछ ऐसी दुश्वार नहीं। हम उस वक्त बागीचे में अंगूरों से लदी हुई बेल के नीचे बैठे थे। रात की खामोश वातावरण में ठंडी हवा चल रही थी। सराय की सेविका हमारे लिए पनीर और अंजीरें ले आई। विल्सन ने थोड़े से अंतराल के बाद मुझसे कहा, हमारे चलने में अभी काफ़ी देर है। चांद कम से कम 1 घंटे तक पहाड़ी के ऊपर आएगा। मैंने कहा, हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। यहाँ आकर कोई भी इंसान जल्दी के बारे में नहीं सोच सकता। विल्सन मुस्कुराया। फुर्सत, काश लोग इससे वाकिफ होते। हर इंसान को हर चीज़ मुफ्त मिल सकती है, लेकिन लोग कुछ ऐसे बेवकूफ़ हैं कि वे इसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। काम, कमबख्त, इतना समझने के भी योग्य नहीं कि काम करने से गर्ज सिर्फ फुर्सत हासिल करना है। शराब का असर अमूमन कुछ लोगों को चिंतन की तरफ ले जाता है। विल्सन का ख्याल अपनी जगह दुरुस्त था, मगर कोई अछूती और अनोखी बात नहीं थी। उसने सिगरेट सुलगाई और कहने लगा, जब मैं पहली बार जहां आया तो चांदनी रात का समा था। आज भी वहीं 14वीं का चांद आसमान पर नजर आएगा। मैं मुस्कुरा दिया, जरूर नजर आएगा। वह बोला, दोस्त, मेरा मजाक ना उड़ाओ। जब मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले 15 बरसों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे यह लंबा अरसा 1 महीने का धुंधला अंतराल सा लगता है। आहा आहा, वह रात जब पहली बार मैंने चबूतरे पर बैठकर चांद का नज़ारा किया। किरणें नदी की सतह पर चांद के पतरे चढ़ा रही थी। मैंने उस वक्त शराब जरूर पी रखी थी, लेकिन नदी के नज़ारे और आसपास के वातावरण ने जो नशा पैदा किया वह शराब कभी पैदा नहीं कर सकती। उसके होंठ खुश्क होने लगे। उसने अपना गिलास उठाया, मगर वह खाली था। एक बोतल मंगवाई गई। विल्सन ने 2-4 बड़े बड़े घूंट पिए और कहने लगा, अगले दिन मैं नदी किनारे नहाया और द्वीप में इधर उधर घूमता रहा। बड़ी रौनक थी। मालूम हुआ कि हुस्न और इश्क की देवी का साम्राज्य फैला हुआ है। अगर मेरी तकदीर में सदा बैंक का मैनेजर होना ही लिखा होता तो यकीनन मुझे ऐसी सैर कभी नसीब ना होती।
मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी बैंक के मैनेजर थे? हाँ भाई था। वह रात मेरे वहाँ रहने की आखिरी रात थी, क्योंकि सोमवार की सुबह को मुझे बैंक में हाजिर होना था। पर जब मैंने चांद, नदी और कश्तियों को देखा तो ऐसा विस्मित हुआ कि वापस जाने का ख्याल मेरे जेहन से उतर गया। इसके बाद उसने अपनी बीती घटनाएं विस्तार से बताई और कहा कि वह द्वीप में 15 साल से रह रहा है और अब उसकी उम्र 49 वर्ष की थी। पहली बार जब वह जहां आया तो उसने सोचा कि नौकरी का फंदा गले से उतार देना चाहिए और जिंदगी के बाकी दिन जहां के जादुई वातावरण में गुजारने चाहिए। द्वीप का वातावरण और चांद की रोशनी विल्सन के दिमाग पर इस कदर छा गई कि उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी। अगर वह चंद वर्ष और वहां रहता तो उसे उचित पेंशन मिल जाती, मगर उसने उसकी बिल्कुल परवाह ना की। अलबत्ता बैंक वालों ने उसे उसकी खिदमत के बदले इनाम दिया। विल्सन ने अपना घर बेचा और द्वीप का रुख किया। उसके अपने हिसाब के मुताबिक वह 25 वर्ष तक जिंदगी बसर कर सकता था। मेरी उससे कई मुलाकातें हुईं। इस दौरान में मुझे मालूम हुआ कि वह बड़ा यथार्थवादी है। उसे कोई ऐसी बात गवारा नहीं जो उसकी आज़ादी में बाधा डाले। इसी वजह से औरत भी उसको प्रभावित ना कर सकी। वह सिर्फ कुदरती दृश्यों को पसंद करने वाला था। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सिर्फ अपने लिए खुशी तलाश करना था और उसे यह नायाब चीज मिल गई थी। बहुत कम इंसान खुशी की तलाश करना जानते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता वह समझदार था या बेवकूफ़। इतना ज़रूर है कि अपनी जात के हर पहलू से बखूबी वाकिफ था। आखिरी मुलाकात के बाद मैंने अपने मेज़बान दोस्त से इजाज़त मांगी और अपने घर रवाना हो गया। इस दौरान में जंग छिड़ गई और मैं 13 वर्ष तक उस द्वीप पर ना जा सका। 13 वर्ष के बाद जब मैं द्वीप पर पहुंचा तो मेरे दोस्त की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। मैंने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। खाने पर अपने दोस्त से विल्सन के बारे में बात हुई। वह खामोश रहा। उसकी यह खामोशी बड़ी दुख भरी थी। मैंने बेचैन होकर पूछा, कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? मेरे दोस्त ने आह भरी, यह दर्द भरी दास्तां मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? विल्सन को स्कीम मालूम थी कि वह 25 वर्ष आराम से गुजार सकता है, पर उसे यह मालूम नहीं था कि आराम के 25 वर्ष गुजारने के साथ ही उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। इच्छा शक्ति को जिंदा रखने के लिए कशमकश जरूरी है। समतल जमीन पर चलने वाले पहाड़ियों पर नहीं चढ़ सकते। उसका तमाम रुपया खत्म हो गया। उधार लेता रहा, लेकिन यह सिलसिला कब तक जारी रहता? कर्ज देने वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। आखिर एक रोज उसने अपनी झोंपड़ी के उस कमरे में, यहाँ वह सोता था, बहुत से कोयले जलाए और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह जब उसकी नौकरानी नाश्ता तैयार करने आई तो उसे बेहोश पाया। लोग उसे अस्पताल ले गए। बच गया, पर उसका दिमाग करीब करीब विक्षिप्त हो गया। मैं उससे मिलने गया, लेकिन वह कुछ इस तरह हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा जैसे मुझे पहचान नहीं सका। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब कहाँ रहता है? घर बार तो उसका नीलाम हो गया है। पहाड़ियों पर आवारा फिरता रहता है। मैंने 1-2 बार उसे पुकारा, मगर वह मेरी शक्ल देखते ही जंगली हिरणों की तरह कुलाचे भरता दौड़ गया। 2-3 दिन के बाद जब मैं और मेरा दोस्त चहलकदमी कर रहे थे कि मेरे दोस्त ने जोर से पुकारा, विल्सन। मेरी निगाहों ने उसे जैतून के पेड़ के पीछे छिपता देखा। हमारे करीब पहुंचने पर उसने कोई हरकत ना की, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक हैवानों की तरह बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने फिर उसको कभी ना देखा। घर वापस आया तो 1 वर्ष के बाद मेरे दोस्त का खत आया कि विल्सन मर गया है। उसकी लाश पहाड़ी के किनारे पड़ी थी। चेहरे से जय जाहिर होता था कि सोते में दम निकल गया। उस रात 14वीं का चांद था। मेरा ख्याल है शायद यह 14वीं का चांद ही उसकी मौत का सबब हो।